Welcome back, my fantastic folks. This is Hershey, your science teacher. Today we are doing chapter number 15, some natural phenomena. Right? So natural phenomena यानी जो नेचर में होता है, अपने आप होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. कुछ नेचुरल फिनोमेना आपने क्लास 7 में पढ़े थे. आज इस चैप्टर में हम अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे और हम लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे. राइट? So warm up exercise. Has this ever happened to you? You walk across a carpet and as you reach to the metal door knob, you feel an electric shock. Maybe you have seen a spark jump between your fingertips and door knob. तो क्या होता है कि कभी हम किसी कारपेट से ऊपर क्रॉस होकर निकले हैं. राइट? तो क्या हुआ, हमारे जो फीट है हमारे उससे रब हुआ, कारपेट पे रबिंग हुई और चार्ज हमारी बॉडी में आया. और फिर हम जब डोर के नॉब को टच करते हैं तो क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि स्पार्क आया है. राइट? और इसी तरीके की चीज़ें जब हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं तब भी होता है. तो क्या होता है कि चार्ज हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है. वी ऑल नो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, हमने लास्ट चैप्टर किया है. सो एज यू वॉक इलेक्ट्रॉन्स आर रब्ड ऑफ द रग बाय द शूज़. तो क्या हुआ है, हमारे शूज़ से रग जो है उसको रब हुए हैं. रब बेसिकली रग तो रब हुआ ही है, तो हमारे अंदर ट्रांसफ़र क्या करेगा. तो हमने कल पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन वो न्यूट्रल होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है. और फिर जब हम डोर नॉब को खोलते हैं, मेटल के टच में किसी भी चीज़ को आप टच करोगे तो वो चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. तो क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है. द इलेक्ट्रॉन्स देन स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ योर स्किन. इलेक्ट्रॉन्स हमारी स्किन पर आ गए हैं, हमारी बॉडी में आ गए हैं. सो एज यू ब्रिंग योर हैंड क्लोज टू द डोर नॉब, द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन योर हैंड रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन इन द डोर नॉब. तो डोर नॉब में भी जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज हो गया तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो वो रिपेल करना बेसिकली हमें स्पार्क की फॉर्म में दिखता है. तो रिपेल करते हैं और सेम जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. Because the doorknob is a good conductor, its electron move easily away from your hand. ये मेटल से बना हुआ है और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. तो क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोर नॉब पे है, वो इजीली क्या है, लाइक चार्ज हो गया. लाइक चार्ज रिपेल करेगा और बिकॉज ऑफ द रिपल्शन वो स्पार्क जनरेट होता है. The part of doorknob closes to your hand and then become positively charged. So this separation of positive and negative charges due to an electric field, this is called induced charge, right? तो ये चार्ज का मूवमेंट है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फ्लड्स एंड ड्रॉट इन द लास्ट क्लास. हमने क्लास 7 में ड्रॉट के बारे में पढ़ा था और फ्लड्स के. और अब हम यहाँ पर बात करेंगे अर्थक्वेक एंड लाइटनिंग. सो फर्स्ट इज लाइटनिंग. दिस इज ऑल्सो अ type of natural phenomena. So you might have seen sparks on electric poles when wires become loose. So बहुत बार जब हम रोड पर जा रहे होते हैं तो वी सी की पोल्स पर स्पार्किंग हो रही है. राइट? बहुत बार ऐसा होता है और हम देखते हैं कि पोल्स पर स्पार्किंग हो रही है. तो वो क्यों होती है, क्यों? क्योंकि जो वायर्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं. राइट? वायर्स के लूज होने की वजह से वो स्पार्किंग होती है. सिमिलरली अगर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स होते हैं, अगर कहीं पर कोई वायर लूज़ होती है या सपोज़ हम एक चार्जर लगाते हैं सॉकेट में एंड दैट चार्जर इज़ नॉट फिटिंग प्रॉपर्ली और वो लूज़ है, तो क्या होगा, स्पार्किंग का प्रॉब्लम आता है. राइट? सो दिस इज़ कॉल्ड लाइटनिंग. यही लाइटनिंग है जो आप स्पार्क देखते हो. राइट? द स्पार्क दैट इज़ विजिबल टू यू, दिस इज़ लाइटनिंग. In ancient time, people did not understand the cause of these sparks, so they were afraid of lightning. उनको क्या लगता था कि जो लाइटनिंग है ये भगवान हमसे नाराज़ हैं, इसलिए ये उनके ऊपर गिर जाएगी. राइट? लेकिन अब जब इसके बारे में पता चल गया है, साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्लोज किया है कि ऐसा क्यों होता है, तो अब लोगों को ऐसा नहीं लगता है, वो मिथ ब्रेक हो गया.
सो वी अंडरस्टैंड द लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। जब बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तब लाइटनिंग होती है और वो स्पार्क, क्योंकि रिपल्शन होता है, राइट, रिपल्शन होगा या फिर रिपल्शन की वजह से या अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, स्पार्कनिंग हुई। सो वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डेडली स्पार्क। सो यह बहुत खतरनाक है, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर अस। जब लाइटनिंग का प्रॉब्लम हो तो हमें अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। सो लाइटनिंग हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 54,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट हीट। 54,000 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जब एक लाइट गिरती है वो इतनी हीट लेके, तो आप सोचो कि इतनी हीट किसी को जलाने के लिए कितनी ज़्यादा सफिशिएंट है, राइट। सो 6 टाइम्स हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। जो सन है उसकी सरफेस से भी 6 टाइम्स ज़्यादा हॉट है। 54,000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं। सो विच इज 6 टाइम हॉटर देन द सरफेस ऑफ द सन। नाउ स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, एक स्टोरी है जिसमें 1752 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या किया कि मिरेकुलस फिनोमेना व्हेन ही वाज फ्लाइंग अ काइट ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। सो थंडरस्टॉर्म था, बारिश आ रही थी, बिजली, बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी, तो उस टाइम पे वो काइट फ्लाई कर रहे थे, राइट। लेकिन वो जो काइट थी, ही अटैच्ड अ काइट टू अ सिल्क स्ट्रिंग एंड टायर्ड एन आयरन की एट द अदर एंड। तो वो काइट को फ्लाई कर रहे थे। वो काइट जो ये थ्रेड है, जब हम उड़ाते हैं तो ये क्या था, सिल्क थ्रेड था, राइट। दिस वॉज सिल्क थ्रेड मेड अप विथ सिल्क। और यहाँ पर ये है, ये एक की उन्होंने अटैच कर दी थी। की किसी न किसी मेटल से बनी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आयरन से बनी थी। तो इन्होंने ये एक की इसके साथ अटैच कर दी। अब इस की के साथ उन्होंने एक थिन मेटल वायर को अटैच किया, पतला मेटल का वायर इस की के साथ अटैच कर दिया और उसका जो दूसरा एंड था उसको लेडन जार में लगा दिया, राइट। So key and inserted it to the Leyden jar, or this jar is used for storing electric charges. So he also attached a silk ribbon to the key. तो ये सिल्क का थ्रेड था, यहाँ एक की अटैच थी, उस की के साथ एक थिन मेटल वायर थी जिसको उन्होंने लेडन जार में इंसर्ट कर दिया था और की के साथ एक सिल्क का थ्रेड भी लगा दिया था, रिबन। So Benjamin flew the kite by holding onto the silk ribbon. अब उन्होंने जो सिल्क रिबन था उसको होल्ड किया और काइट को फ्लाई करना स्टार्ट किया। So after some time when he brought his knuckles near the key, he saw an electric spark between the key and his knuckles. So knuckles क्या होते हैं? ये सी। तो जब वो काइट फ्लाई कर रहे थे तो उनके नकल जो है वो की के पास आए तो उसके बीच में स्पार्क उनको फील हुआ, स्पार्क उनको देखा। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम क्लाउड्स पास थ्रू द स्ट्रिंग टू द कीज। और ये क्यों हुआ? क्योंकि थंडरस्टॉर्म था, लाइटिंग थी। तो थंडरस्टॉर्म में क्या हुआ, जो चार्जेस थे उस समय क्लाउड्स में, हम बात करेंगे कैसे चार्जेस बनते हैं, कैसे एक्यूमुलेट होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी हाउ बेंजामिन फ्रैंकलिन डिक्लेयर्ड कि थंडरस्टॉर्म में भी जो स्पार्क हम देखते हैं ये वही सेम लाइटनिंग है जो हम घर में देखते हैं, राइट। तो उन्होंने की और अपने नकल के बीच में स्पार्क फील किया। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द क्लाउड्स पास थ्रू द स्ट्रिंग टू द कीज। वो क्या हुआ, वो जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो जो चार्जेस थे, वो सिल्क थ्रेड के थ्रू होते हुए की तक पहुंच गए थे। सो हिज नकल्स एंड फाइनली टू द अर्थ। अब क्या हुआ कि वो की से जैसे उनका हाथ टच हुआ तो वो उस बॉडी में, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा कि रग से हमारे शूज़ रब हुए और वो चार्जेस हमारे अंदर आ गए, राइट। हमारे अंदर जब चार्जेस आ गए तो वी नो दैट कि चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में। तो वो जो चार्ज था वो क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन के हैंड में ट्रांसफ़र हुआ और फाइनली हमारी बॉडी से जो चार्ज था वो अर्थ में चला गया। एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड अर्थिंग।
अर्थिंग यानी जितने भी जो चार्जेस होते हैं वो फाइनली अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल स्विच या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज़ करें, वी शुड ऑलवेज वेयर स्लिप ऑन्स, राइट। तो अब फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट शोज दैट लाइटनिंग वॉज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब जो रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी होती है वो है, इट वॉज नॉट मूविंग। ही पुट फोर्थ द आइडिया दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ नॉर्मल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि हर ऑब्जेक्ट पे चार्जेस होते हैं जो कि इधर से उधर दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करते रहते हैं। सो दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट and when they are rubbed together. Benjamin Franklin was the first to call this thing as a positive and negative charges. तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं जो उसमें स्पार्क होता है और जो थंडर स्टॉर्म के टाइम पे जो लाइटनिंग थी दैट वाज द सेम, और ये क्यों हो रही थी, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। और उन्होंने ही बताया था कि दो तरीके के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। और उन्होंने क्योंकि वो लेडन जार में वो चार्जेस कलेक्ट हो रहे थे उनकी बॉडी में आए, और फाइनली हमने समझा अर्थिंग प्रोसेस। अर्थिंग प्रोसेसेस जब चार्जिंग हमारी बॉडी पर आते हैं एंड इट विल मूव टू द अर्थ, सो दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। So children, this is how the current is producing, और इलेक्ट्रिक या लाइटनिंग जो हम देखते हैं वो देखेंगे कि कैसे प्रोड्यूस होती है। सो स्पेक्टेक्युलर एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज लाइटिंग। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज उसका एग्जाम्पल है लाइटिंग एंड इट इज अ नेचुरल फिनोमेना। द फॉलोइंग फिगर शोज दैट हाउ लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। जब स्टॉर्म आ रहा होता है यानी बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, बारिश भी हो रही होती है और बादल भी क्या कर रहे हैं, आवाज़ आ रही होती है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ thunderstorm. So during a storm, air currents in a storm cloud sometimes cause electrons to be transferred from the top to bottom of the storm cloud. अब क्या होता है, हवा बहुत तेज ब्लो कर रही होती है, सो एयर करंट भी होता है। जो एयर की वजह से जो क्लाउड है उस क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्लाउड के निचली लेयर पर आ जाते हैं, नीचे की साइड आ जाते हैं, राइट। तो नीचे की तरफ जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और हमने अभी पढ़ा कि जो ग्राउंड है हमारा जितना चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, राइट। तो यानी कि ग्राउंड में भी चार्जेस होते हैं, ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ऊपर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो एयर करंट की वजह से जो क्लाउड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं। क्लाउड में जैसे ये क्लाउड है और विंड ब्लो कर रही है, सो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा, जो नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव्स रह जाएंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, जो क्लाउड है उसमें निचली लेयर पर, जो बॉटम ऑफ द लेयर होती है इसकी नीचे की साइड में सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और ग्राउंड में ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ग्राउंड में यानी कि ग्राउंड में इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनमें रिपल्शन होता है। So the electric field surrounding the bottom of the storm clouds repels electrons in the ground. तो ये repulsion हुआ and this makes the ground positively charged. अब ground में क्या रह गए, तो repulsion कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज रह गया है, एंड रिजल्टिंग अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स cause charges to move between the cloud and the ground producing a flashlight of lightning. और उसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो है यहाँ पर, राइट। जो क्लाउड में ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पर नीचे, तो क्या होगा, वो अट्रैक्शन भी होगा, और इसकी वजह से ऐसे आपको लाइटनिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं, और ये बेसिकली चार्जेस का
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये हमें लाइटनिंग का फिनोमेना दिखता है. सो एयर करंट कॉजेज द बॉटम ऑफ द क्लाउड टू बिकम नेगेटिवली चार्ज. तो ये क्लाउड है, किसकी वजह से? एयर करंट की वजह से जो क्लाउड का नीचे वाला हिस्सा है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया है. अब द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड एंड द ग्राउंड कॉजेज चार्जेस टू मूव फॉर्मिंग अ लाइटनिंग फ्लैश. तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है किसके बीच में? क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय जनरेट हुआ है उसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लैश ऑफ लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है. फ्लैश हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप देखोगे और कुछ सेकंड्स में वो डिसअपियर हो जाती है. सो चेंजिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में. चार्जिंग बाय इंडक्शन कॉजेज द ग्राउंड बीनीथ द क्लाउड टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इस तरीके से लाइटिंग प्रोड्यूस होती है. एयर करंट्स इन अ स्टॉर्म क्लाउड कैन कॉज अदर पार्ट्स ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड टू बिकम पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज. तो ये जो क्लाउड्स हैं वो एयर करंट की वजह से पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज्ड जो होते हैं. एज अ रिजल्ट लाइटनिंग फ्लैशेस ऑफन अकर्स बिटवीन वन स्टॉर्म क्लाउड एंड अनदर एंड ऑल्सो विद इन स्टॉर्म क्लाउड. तो क्लाउड्स आपस में भी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन करते हैं और विद इन द क्लाउड भी ये चीज़ें होती हैं. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्जेस ये क्या होते हैं. सो ऑल्दो वी ऑलरेडी नो द इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. जस्ट गो थ्रू दिस कंसेप्ट वन मोर टाइम. सो एंशिएंट ग्रीक किसने डिस्कवर किया था? ग्रीक्स ने इसको डिस्कवर किया था. सो एंशिएंट ग्रीक्स डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज प्रॉपर्टी ऑफ एम्बर. द फाउंड दैट व्हेन इट इज रब्ड विद अ क्लॉथ. सो एम्बर इज सॉर्ट ऑफ अ स्टोन, राइट. तो जब हम उसको एक किसी कपड़े के साथ रब करते हैं, रब्ड विद अ क्लॉथ, इट कैन अट्रैक्ट नियर बाय बिट्स ऑफ स्ट्रॉ और ग्रेन. जो आसपास जो ग्रेन्स हैं या स्ट्रॉज हैं उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है. सो एम्बर इज अ सॉर्ट ऑफ अ स्टोन. जब हम उसको किसी के साथ रब करेंगे, किसी कपड़े से रब करते हैं, तो वो ग्रेन्स को और स्ट्रॉज को अट्रैक्ट कर लेता है. क्योंकि रीज़न क्या है? क्योंकि एम्बर चार्ज हो जाता है, उसके अंदर चार्जेस आ जाते हैं. सो चार्ल्स फे, इट्स अ सो लॉन्ग नेम. सो चार्ल्स फे, a gardener of the king in France 1737 found that changed pieces of glass. so ये गलत है, इसकी जगह आना चाहिए charged pieces of glass attracted other amber like objects but repelled other glass like objects. तो जो एम्बर है वो क्या करता है, उसने ये देखा था, ये जो चार्ल्स फे है जो कि एक किंग था फ्रांस का, उसके यहाँ पर गार्डनर था. तो उसने क्या देखा था कि चार्ज्ड पीसेस ऑफ ग्लास, यानी कांच के जो कुछ टुकड़े हैं वो चार्ज होते हैं, तो अट्रैक्टेड अदर एम्बर लाइक ऑब्जेक्ट्स. तो एम्बर के जैसे, क्योंकि एम्बर भी मैंने बताया कि स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो फिर उसको अट्रैक्ट करता है, बट रिपेल्ड अदर ग्लास लाइक ऑब्जेक्ट्स. लेकिन बाकी के जो ग्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उसको रिपेल कर देता है, यानी कि दूर भगाता है. सो ही हैड डिस्कवर्ड टू फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ही कॉल्ड देम विट्रियस for glass like objects and resinous for ember like objects, right. तो इसने बताया कि negative and positive charges होते हैं. Now there are two types of charges जो हम already discuss कर चुके हैं, positive and negative charges. So the charges acquired by a glass rod when it is rubbed with silk. glass rod को जब हम silk से रब करेंगे, यानी ग्लास रॉड के ऊपर एक कोई भी सिल्क का कपड़ा लेके उससे अगर हम उसको रब करेंगे तो क्या आ जाते हैं, रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इसके अलावा द चार्ज अक्वायर्ड बाय अ इबोनाइट रोड, एक इबोनाइट रॉड जो इबोनाइट से बनी हुई है, अगर उसको रब करते हैं फर के साथ तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है. सो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा क्योंकि ये लाइक चार्जेस है. माइनस माइनस रिपेल करेगा.
बट प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, राइट? और माइनस और प्लस ये भी अट्रैक्ट करेगा, बट सेम सेम रिपल करेंगे, ठीक है? सो हाउ बॉडी कैन बी चार्ज? चार्जिंग बाय रबिंग, या तो एक दूसरी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, यानी किसी और ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज करोगे? या तो रब करोगे या फिर कंडक्शन एंड इंडक्शन, ये तीन मेथड्स होते हैं। अब इन तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सो चार्जिंग बाय रबिंग, रब यानी कि रब करने से कैसे चार्जेस आते हैं। सो रबिंग कैन मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। सो मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम कैसे कर रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ नेगेटिवली चार्ज्ड है। जो एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, राइट? मूवमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन का होता है, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल एज नेम सजेस्ट वो न्यूट्रल होता है, राइट? अब क्या होता है कि लेट्स से एक मॉलिक्यूल में 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? अब क्या होगा, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन्स में से जब हमने सपोज रब किया तो इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, सारे इलेक्ट्रॉन मूव करे। लेट्स से 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए हैं किसी और बॉडी में, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा जो कि माइनस में है। लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं? प्रोटॉन्स हैं 5 में से 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक्चुअल में कितने चार्जेस बचे? 5 प्रोटॉन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, प्रोटॉन का मूवमेंट नहीं होता। प्रोटॉन जितने हैं वो वहीं रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर गए तो उस ऑब्जेक्ट में कितने चार्ज बचे? प्रोटॉन ही बचा ना, तो वो बॉडी क्या हो गई? पॉजिटिव चार्ज्ड हो गई, राइट? तो ये होता है। सो रबिंग कैन मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। हेयर होल्ड्स इलेक्ट्रॉन्स मोर लूजली देन द बलून होल्ड्स देम। जो अब क्या करेंगे, बलून को अपने हेयर्स पे, जब ऐसे ड्राई हेयर पे ऐसे ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारे हेयर में क्या है, हमारे हेयर में भी चार्जेस हैं। तो जब रब करेंगे, रबिंग से चार्जेस का मूवमेंट होगा बलून की साइड। सो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द हेयर टू द बलून विच इज रब्ड जेंटली। अब ऐसे धीरे धीरे आराम से। सो आप ये चीज़ कर सकते हो अपने स्केल से, जो आपके पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है, यू कैन रब। और अगर आप उसको पेपर पीसेस के पास लेकर आओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो अब क्या हुआ कि चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं और उसके बाद वो अट्रैक्ट करते हैं। सो लेट्स इसमें कि रिजल्ट में क्या रहा, इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हेयर टू बलून एंड व्हेन इट इज जेंटली रब। सो लेट्स ट्राई द चार्ट सम अदर पार्ट्स के और ऑब्जेक्ट्स को करते हैं, जैसे रीफिल होती है, पेन में रीफिल होती है। अगर आप उसको किससे करोगे रब, आप उसको वूलन क्लॉथ से रब करो या पॉलीथिन से रब करो तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट्स और डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। अगर वो अट्रैक्ट करता है तो इट मीन्स वो चार्ज्ड है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो चार्ज नहीं है। तो क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, मीन्स इट इज चार्ज्ड। बलून को अगर किसी वूलन क्लॉथ से, ड्राई हेयर से, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, या पॉलीथीन से, इससे किसी से अगर हम रब करते हैं तो क्या होता है, बलून चार्ज होगा या नहीं होगा? चार्ज्ड होगा। और क्या होगा, पीसेस को भी अट्रैक्ट करेगा। सेम यहाँ पर, राइट? सो इरेजर को अगर हम वूल से रब करेंगे तो वो भी चार्ज हो जाएगा और अट्रैक्ट करेगा, और स्टील स्पून को अगर हम वूलन क्लॉथ से करेंगे तो वो नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा और ना ही अट्रैक्ट करेगा। सो चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये एक और मेथड है। अभी हमने देखा रबिंग, जब हम दो सरफेसेस को रब कर रहे हैं तब चार्ज ट्रांसफर होते हैं। एक और मेथड होता है विच इज कंडक्शन। अ बॉडी कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड बाय कंडक्शन इफ द चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच्ड बाय एन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जिसमें चार्जेस हैं, उस दूसरा ऑब्जेक्ट उसके पास ले आए, जैसे हमने क्या किया था, वो चार्जेस हमारे अंदर आ गए थे और हमने डोर नॉब खोला तो वो चार्जेस ट्रांसफर हो गए, ठीक है? तो क्या होता है कि उसके पास लाने से ही वो
चार्ज ट्रांसफर हो जाता है. सो द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज फ्रॉम द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टू द अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट. बाय दिस ऑब्जेक्ट अटेन्स द सेम चार्जेस एज द चार्ज्ड बॉडी. बट इसमें क्या होता है, जो बॉडी चार्ज्ड है उसके अंदर जो भी चार्ज है, ये कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, तो अगर हम दूसरी बॉडी उसके पास ला रहे हैं तो उसके पास जो ट्रांसफ़र होगा वो अगर लेट्स से वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट ए की अगर हम बात करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और हम उसके पास एक ऑब्जेक्ट बी लेकर आ रहे हैं, तो जो चार्जेस यहाँ ट्रांसफ़र होंगे वो भी पॉजिटिव चार्ज ही होंगे, यानी सेम चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, राइट. जो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो पॉजिटिव चार्जेस ही ट्रांसफ़र होंगे, अगर नेगेटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव चार्जेस ही ट्रांसफ़र होंगे दूसरी बॉडी में. सो दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय कंडक्शन. सिंपल पास लाने से चार्जेस का जो ट्रांसफ़र होता है. नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्योंकि हमने वो लाइटिंग प्रोसेस में देखा था इंडक्शन के प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रहा था. सो इंडक्शन इज द अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी. इट इज चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज्ड बॉडी बट डज नॉट टच इट. वहाँ पर जो क्लाउड है और ग्राउंड है उनका वो टच तो नहीं कर रहे थे ना, दूर दूर थे ना, तो इंडक्शन मेथड से चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, राइट. तो जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपस में टच नहीं करते हैं लेकिन फिर भी ट्रांसफ़र होते हैं चार्जेस. सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. सो अ चार्ज बॉडी इज इंड्यूस एन ऑपोजिट चार्ज ऑन द अनचार्ज्ड बॉडी. सो दिस इज कॉल्ड इंडक्शन. नाउ लाइटनिंग सेफ्टी, हमने ये पढ़ा लाइटनिंग के टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सो हेयरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू दी सेफर प्लेस. अगर आपको थंडर की आवाज़ें सुनाई देनी शुरू हो गई हैं तो मतलब आपको बाहर नहीं रहना है, आप किसी कवर्ड एरिया में चले जाओ. सो आफ्टर हेयरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट टू द सेफ प्लेस. जब रुक जाए तभी बाहर आना चाहिए, उससे पहले बाहर नहीं आना चाहिए. आउटडोर सेफ्टी की अगर हम बात करें, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर हैं बट ऑल्दो ये प्रॉब्लम बिकॉज नेचुरल चीज़ें हैं तो हमें पता नहीं होता कब स्टार्ट हो जाएंगी, तो क्या हो गया, आपको थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो गया. सो इफ़ यू कैन हेयर थंडर यू आर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ लाइटनिंग, यानी कि आप उसके आसपास ही हैं अगर आपको थंडर की आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि आसपास ही हो रहा है आपके. सो लुक फॉर शेल्टर इनसाइड अ होम, लार्ज बिल्डिंग और अ हार्ड टॉप्ड व्हीकल राइट अवे. तो किसी कवर्ड एरिया में चले जाओ, हो सकता है कार है तो कार के अंदर चले जाओ, बट उसको बंद कर लो अच्छे से. ऐसा नहीं है कि आप उसमें विंडो खुली हुई है एंड देन यू आर सिटिंग. सो हार्ड टॉप्ड व्हीकल राइट अवे. सो डू नॉट गो अंडर टॉल ट्रीज फॉर शेल्टर. बाहर पेड़ों के नीचे तो जाना ही नहीं है, राइट. सो देयर इज़ नो प्लेस आउटसाइड दैट इज सेफ ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म. सो वेट एटलीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर द लास्ट थंडर बिफोर लीविंग योर शेल्टर. ऐसा नहीं है कि अब आवाज़ नहीं आ रही है तो अब बस निकल के भाग गए, तो थोड़ी देर वेट करो और जब लगे कि कंप्लीटली स्टॉप हो गए देन कम आउट. सो स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ एंड डोर्स, दूर रहना चाहिए. इफ़ यू आर इन अ ओपन वाटर सो गो टू द लैंड एंड सीक शेल्टर इमिडिएटली, क्योंकि वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो पानी से हमें दूर रहना है बेसिकली, और हमें अपने आप को ड्राई भी रखना है, ओपन एरिया में नहीं रहना, शेल्टर में रहना है और पानी से अपने आप को दूर रखना है. सो इफ़ यू फील योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, आपके बाल खड़े हो गए हैं बिल्कुल एंड तक, सो दैट मीन्स लाइटनिंग इज अबाउट टू स्ट्राइक, क्योंकि चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, जो बालों में भी तो चार्जेस हैं, तो अगर बाल खड़े हो जाते हैं तो मीन्स लाइटनिंग स्ट्राइक करने वाली है. सो स्क्वाट लो टू द ग्राउंड एंड बॉल्स ऑन योर फीट. तो आप बिल्कुल नीचे बैठ जाएं, ग्राउंड पर बिल्कुल नीचे बैठ कर अपने फीट पर, पैरों पर बैठ जाएं, और आपने क्या करना है, अपना जो फेस है वो अपने नीज़ में, यानी अपने आप को बिल्कुल जितना आप छोटा कर सकते हो, जितना आप अपने आप को श्रिंक कर सकते हो उतना कर लो ताकि डैमेज कम हो, राइट. सो प्लेस योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड योर हेड बिटवीन योर
नीज। अब हम अपने फीट से बैठ गए हैं ग्राउंड पर और ग्राउंड से फिर हमने क्या किया है, अपने ईयर्स को बंद करके अपने जो हेड है उसको नीज में कर लिया, यानी बिल्कुल छोटे से फॉर्म में आ जाते हैं, राइट। सो मेक योर सेल्फ द स्मॉलेस्ट टारगेट पॉसिबल एंड मिनिमाइज योर कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है। सो डू नॉट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, दिस इज अ लास्ट रिसोर्ट व्हेन अ बिल्डिंग और हार्ड टॉप्ड व्हीकल इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको शेल्टर नहीं मिल रही है, कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है जिसके अंदर आप जा सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हो, तो ये लास्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आप अपने आप का जो डैमेज होना है वो कम होगा, राइट, क्योंकि ज़्यादा पार्ट्स को अफेक्ट नहीं होगा। सो दीज प्रिवेंटिव मेजर्स यू कैन टेक। नाउ इंडोर सेफ्टी, घर के अंदर है तब भी हमें कुछ सेफ्टी के पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए जब थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है। सो अनप्लग अप्लायंसेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इन सबको अनप्लग कर दो। एंड टीवी, कंप्यूटर, टर्न ऑफ एयर कंडीशंस, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है सबको बंद कर दो और सबके प्लग्स निकाल दो। नाउ स्टे ऑफ कॉर्डेड फोन्स, computers and other electronic equipments that put you in the direct contact with electricity or plumbing. सब चीज़ों से दूर हो जाओ जिससे आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अवॉइड वॉशिंग योर हैंड्स, बेदिंग, डूइंग लॉन्ड्री एंड वॉशिंग डिशेस। पानी वाला कोई काम नहीं करना क्योंकि करंट फ्लो हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ें हमें इंडोर सेफ्टी के टाइम, यानी थंडरस्टॉर्म के टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए। बाहर हैं तब भी, घर के अंदर हैं तब भी। So did you know lightning often strikes outside of heavy rain and may occur as far as 10 miles from any rainfall. So जहाँ बारिश हो रही है उससे भी 10 मील दूर तक स्ट्राइकनिंग हो सकती है। Now another formula which is earthquake. If you are gone for a walk in the woods lately, maybe you picked up a stick along the way. आप क्या कर रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, आपको एक स्टिक मिली, आपने उस स्टिक को उठाया, आपने कोशिश करी, वो बेंड हो रही है, राइट। आपने उस पर थोड़ा सा और फोर्स लगाया, वो और बेंड हो गई, एंड व्हेन यू रिलीज इट इट विल कम टू द इट्स नॉर्मल पोजीशन। लेकिन अगर हम उस पर और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जब वो ब्रेक डाउन होगी तो आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, ठीक है। तो यही चीज़ बेसिकली एक एग्जाम्पल से आपको समझाना है कि वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ में, वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ में, अंदर से मूवमेंट होता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, फोर्सेस अप्लाई होते हैं, तो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपने नाम सुना होगा, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज होती है। बेसिकली बीच में गैप्स आ जाते हैं मूवमेंट के टाइम पे, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी ही बेसिकली अर्थ को शेक करती है, और ये जो शेकिंग होती है दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सो रॉक्स यूजुअली चेंज शेप और डिफॉर्म। जो अर्थ में नीचे रॉक्स हैं वो क्या हैं, अपने आप शेप्स उनकी चेंज होती रहती है, डिफॉर्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस उसमें चलता रहता है। सो स्लोली ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज दे आर स्ट्रेन, पोटेंशियल एनर्जी बिल्ड्स अप इन देम। तो अब वो जैसे बन रहे हैं, बन गए, तो स्ट्रेन का मतलब सीधे, क्योंकि खड़े रहते हैं एकदम रॉक्स जैसे बनी है, तो उसके अंदर प्रेशर या एनर्जी बनती रहती है। सो एनर्जी बिल्ड्स अप इन देन, एंड देन एनर्जी इज रिलीज सडनली बाय द एक्शन ऑफ रॉक ब्रेकिंग एंड मूविंग। तो जो एनर्जी अंदर कलेक्ट होती जा रही है रॉक्स के अंदर, तो वो बस्ट होती है। सो बस्ट होती है, जब वो बाहर निकलेगी तो कोई ना कोई क्रैक आएगा या वो रॉक टूट जाएगी, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, और फिर जब रॉक ब्रेक होती है तो एनर्जी निकलती है, क्योंकि क्रैक्स बन जाते हैं, उन क्रैक्स से क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी। इसको आप रिजेंबल कर सकते हो वॉल्केनो से, तो वो क्रैक्स आ जाते हैं, क्रैक से सब बाहर आ जाता है, राइट। So such breaking and movement that follows cause vibrations so that move through rock or other earth material। और क्या होगा, जब सडनली सब कुछ बाहर आएगा तो क्या होगा, अर्थ शेक करेगी और वाइब्रेशंस होंगे, और यही अर्थक्वेक है। इफ़ दे आर लार्ज एनफ दीज वाइब्रेशंस आर फेल्ट एज अर्थक्वेक। और अगर ये बहुत ज़्यादा
क्या कहते हैं, हैवी है, यानी शेक कर रहे हैं, यानी जो वाइब्रेशंस होते हैं अगर बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो फिर वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो लेयर्स ऑफ अर्थ वी ऑल नो, क्रस्ट होती है सबसे बाहर वाली, फिर मेंटल होती है, फिर इनर 2 में डिवाइडेड होती है विच इज़ आउटर एंड इनर कोर। अब बात करते हैं, सो क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज अबाउट 0 to 100 किलोमीटर थिक अंडर द लैंड एंड 6 to 8 किलोमीटर्स थिक अंडर द ओशन फ्लोर। तभी हम इसको ओशन बेड भी बोलते हैं, क्योंकि ओशन के नीचे ऐसा नहीं है पानी है बट उसके नीचे भी तो फ्लोर है ना, ज़मीन तो है उसके नीचे भी, तो उसके नीचे भी क्रस्ट है। तो अगर ओशन के केस में बात करेंगे तो वो 6 to 11 किलोमीटर्स तक की थिकनेस वहाँ मिलेगी, बट अगर आप नॉर्मल अर्थ पे बात करें जहाँ हम खड़े हैं फ्लोर पर अर्थ पे, तो ये 0 to 100 किलोमीटर्स तक थिक होती है। नेक्स्ट इज मेंटल, सो इट लाइज अंडर द क्रस्ट एंड एक्सटेंड्स अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो 0 to 100 किलोमीटर तो ऊपर यानी क्रस्ट है जिसकी थिकनेस है, उसके नीचे मेंटल है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 2900 किलोमीटर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर के जितनी उसकी डेप्थ होती है क्रस्ट की। सो इट कंसिस्ट ऑफ सेमी सॉलिड रॉक्स एंड एलिमेंट्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो उसकी जो नीचे वाला पार्ट होता है मेंटल के बिल्कुल नीचे, वहाँ पर आपको सेमी सॉलिड रॉक्स मिलती हैं, यानी कुछ मोल्टेड होती हैं, कुछ मोल्टन हैं और कुछ सॉलिड हैं, तो दोनों सेमी सॉलिड सॉर्ट ऑफ या फिर बहुत थिक मोल्टन स्टेट आपको मिलेगा। सो इसमें ये किससे बना होता है, आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम से। अब आते हैं कोर पे, जो कि डिवाइड होता है इनर एंड आउटर। इट्स लाइज बिलो द मेंटल एंड इनर मोस्ट लेयर इन द अर्थ, और ये कितना होता है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर नीचे वो है कोर, और इसको मतलब डेप्थ जो है वो इसकी 6300 किलोमीटर्स है मेंटल के बाद। नाउ आउटर कोर कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड निकल इन मोल्टन स्टेट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आयरन होता है और निकल होता है, आयरन एंड निकल, और मोल्टन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और मेंटल में क्या क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो आयरन मेंटल में भी मिलता है बट वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, और कोर में भी मिलता है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो आयरन मिलता है और मेंटल में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कोर है वहाँ पर निकल मिलता है, और ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। सो वाइल द इनर कोर इज सॉलिड बॉल बिलीव्ड टू बी कंपोज्ड मेनली ऑफ आयरन, राइट। So the core is solid because of the extremely high pressure prevailing at depth. तो वो नीचे जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ये क्या होता है नीचे, जो क्योंकि जो चीज़ जितनी नीचे होती है, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नीचे का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर सबसे लोएस्ट पॉइंट पर ही आता है, राइट। तो ये क्या होता है कि इसकी वजह से ये जो इनर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है। इनर कोर इज सॉलिड क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेशर यही आता है। नाउ टाइप्स ऑफ रॉक फॉल्ट्स। फॉल्ट्स क्या आते हैं, फॉल्ट्स होते हैं जो अंदर एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी स्टोर हो रही है, एनर्जी की वजह से जो क्रैक्स बेसिकली आते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको क्रैक्स बोलते हैं, उन्हीं को ही फॉल्ट्स बोला जाता है। सो नाउ व्हेन अ सेक्शन ऑफ रॉक्स ब्रेक्स, rocks on either side of the break along with which rock might move as a result of elastic rebound। इसका मतलब है कि जब नीचे रॉक्स हैं उसके अंदर जो एनर्जी ऑलरेडी है और उसमें फॉल्ट्स आते हैं तो क्या होता है, उस फॉल्ट के दोनों तरफ मतलब ब्रेक डाउन बेसिकली हो जाता है। द सरफेस ऑफ सच ब्रेक अलॉन्ग विद रॉक्स मूव इज कॉल्ड फॉल्ट, और जो वो मूव हो जाती है यानी डिवाइड हो जाती है और बीच में जो ब्रेक आया था उसको फॉल्ट बोलते हैं। सो सेवरल टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एग्जिस्ट, द टाइप ऑफ फॉर्म्स डिपेंड ऑन हाउ फोर्सेस वर अप्लाइड टू द रॉक्स। सो इसको मेनली 3 में कैटेगराइज किया गया, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। ये 3 तरीके की फॉल्ट्स हैं। इससे पता चलता है कि किस लेवल की एनर्जी रॉक्स में प्रेजेंट थी। सो फोर्सेस वर एप्लीकेबल
टू द रॉक। सो जिस तरीके के फोर्सेस उस रॉक पे एप्लीकेबल थे उसी तरीके के फॉल्ट्स जनरेट हो जाते हैं। सो पहले बात करते हैं नॉर्मल फॉल्ट। व्हेन रॉक्स आर पुल्ड अपार्ट, पुल्ड अपार्ट का मतलब एक दूसरे से अलग पुल वाला फोर्स अप्लाई होता है। अ फॉर्मल फॉल्ट में फॉर्म, तो ये नॉर्मल फॉल्ट बनता है, ये है एक नॉर्मल फॉल्ट। इसमें देखो आप, ये इधर जा रही है और इसकी वजह से ये बीच में ये जो क्रैक आया ना, ये दिस इज कॉल्ड फॉल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि ये अलग हो गए हैं, नॉर्मल अलग हो गए हैं, तो इसीलिए ये नॉर्मल फॉल्ट है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉल्ट इज रिवर्स फॉल्ट व्हेन रॉक्स आर कंप्रेस्ड। जब कंप्रेशन यानी किसी चीज़ को दबाया जाता है तो वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है और कंप्रेस हो जाती है, राइट। अ रिवर्स फॉल्ट में फॉर्म, जैसे आप एक फॉर्म का पीस लो, उसके ऊपर आप प्रेशर अगर आप ऐसे लगाओगे तो वो क्या होगी, वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगी, लेकिन जब आप अपना हाथ हटाओगे तो वो एकदम फिर से बाहर आ जाएगी, राइट। उसका साइज फिर से वापस हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो यही होता है रिवर्स फॉल्ट में। सो व्हेन रॉक्स आर कंप्रेस्ड अ रिवर्स फॉर्म में फॉर्म, तो एक ऊपर हो जाती है, एक नीचे हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स फॉल्ट। नेक्स्ट इज स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। सो व्हेन रॉक्स आर शेयर्ड अ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में फॉर्म। ये देखो, ये दो बन गए हैं इस तरीके से, तो ये इधर और ये इधर मूव कर रही है, तो इस तरीके से क्या होते हैं, फॉल्ट्स बनते हैं। व्हेन रॉक्स आर पुल्ड अपार्ट अंडर टेंशनल फोर्सेस, सो नॉर्मल फॉल्ट फ्रॉम एज शोन इन अ फिगर अलोंग अ नॉर्मल फॉल्ट। सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नाउ शियर फोर्सेस, सो कॉजेज रॉक ऑन ईदर साइड ऑफ अ स्ट्राइक स्लिप फॉल टू मूव पास्ट वन अनदर। सो फोर्सेस की वजह से क्या होता है, ये इधर मूव करती है, ये इधर मूव करती है, राइट। जो एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो इधर इधर ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, एक दूसरे के साथ ये स्लिप होती है बेसिकली, राइट। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। अर्थक्वेक, फोकस एंड एपिसेंटर। तो जैसे ही फॉल्ट जनरेट होगा, क्या होगा, वो किसी भी तरीके का फॉल्ट हो, उन तीनों में से जो एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, और वो वाइब्रेशंस फैल जाते हैं और इसी को ही अर्थक्वेक बोला जाता है। सो नाउ अर्थक्वेक, फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर बेसिकली फॉल्ट आया है। सो मोमेंट अलोंग अ फॉल्ट रिलीज स्ट्रेन एनर्जी। Strain energy is potential energy and builds up in the rock when it is bent. So rock के अंदर बनती है कौन सी, strain energy. So उस strain energy की वजह से faults generate होते हैं. When this potential energy is released, it moves up outward. So बाहर निकलने की जब अंदर कोई energy है और उसमें क्रैक्स आएंगे तो क्या होगा, वो बाहर निकलेगी, राइट। सो इट मूव्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ मूव होती है फ्रॉम द फॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ सेस्मिक वेव्स, और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। तो वेव्स भी ऑल नो, इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है जो पानी में भी होता है, दिस इज कॉल्ड वेव। तो ये वाइब्रेशन या ये एनर्जी बाहर निकलती है कहाँ से, रॉक से, और उस पॉइंट से जिसको हम फॉल्ट बोलते हैं। सो द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर दिस मूवमेंट फर्स्ट अकर, सबसे पहले जहाँ ये फॉल्ट बना उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। फोकस और सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का सेंटर पॉइंट या फोकस पॉइंट। तो यहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, फॉल्ट बना और एनर्जी रिलीज हुई। उसके बाद तो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है उसका रॉक्स का, तो वो अलग है, लेकिन फर्स्ट टाइम जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस इज कॉल्ड फोकस। सो एज शोन इन द फिगर, द पॉइंट ऑफ अर्थ सरफेस लोकेटेड डायरेक्टली अबव द earthquake focus, this is called epicenter of the earthquake। अब जो फोकस का जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे ऊपर, बिल्कुल अर्थ के ऊपर जब हम यहाँ आएंगे इसको एपिसेंटर बोलेंगे। सो बेसिकली फोकस जो वो पॉइंट है जो अर्थ के अंदर है, उसी के ऊपर, अर्थ के ऊपर सरफेस पे, उसी पॉइंट के पैरेलली वो जो पॉइंट होगा उसको एपिसेंटर बोला जाता है। ठीक है,
और ये जो वेव्स आते हैं इनको सेसमिक वेव्स बोलते हैं। सो आफ्टर दे आर प्रोड्यूस्ड एट द फोकस, सेसमिक वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द फोकस इन ऑल द डायरेक्शन, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फोकस है। अब जो वेव्स बनेंगे वो फोकस से ही तो बनना स्टार्ट होंगे और वो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। सो सेसमिक वेव्स ट्रेवल थ्रू आउट द अर्थ्स इंटीरियर, अर्थ के अंदर अंदर हर जगह फैल जाती है, एंड अदर ट्रैवल अलोंग अर्थ सरफेस। सो द सरफेस वेव्स कॉज द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक इवेंट। सो जब अर्थक्वेक आता है, जो फोकस पॉइंट से जो वेव्स निकलना स्टार्ट होते हैं और वो पूरे अर्थ पर फैल जाते हैं, ज़मीन के अंदर भी और ऊपर भी, तो ये वेव्स ही क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, डैमेज करते हैं। सो इसको भी डिवाइड किया गया है, सेसमिक वेव्स को भी आगे 3 वेव्स में डिवाइड किया गया है। सो प्राइमरी वेव्स, जिसको हम पी वेव्स बोलते हैं, सो प्राइमरी वेव्स ट्रैवल्स द फास्टेस्ट थ्रू, ये क्या है, फास्टेस्ट है, थ्रू रॉक मटेरियल बाय कॉजिंग पार्टिकल्स ऑफ द रॉक टू मूव बैक एंड फोर्थ। जब ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है तो क्या होता है, पी वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स जनरेट होते हैं, सो इन द सेम डायरेक्शन एज वेव आर मूविंग। सेकेंडरी वेव्स, जिनको हम एस वेव्स कहते हैं, may move through rock material by causing particles in the rock to vibrate at right angle to the direction in which the waves are moving. So जिधर wave move कर रही है उधर ही वो वाली S waves चली जाती है। P and S waves travels through Earth's interior, अर्थ के इंटीरियर में ट्रैवल करती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। नाउ सरफेस वेव, जो हम ऊपर देखते हैं, अर्थ की सरफेस के ऊपर देखते हैं, इसीलिए इनको सरफेस वेव बोला जाता है। जो पी वेव एंड एस वेव्स होते हैं वो अर्थ के इंटीरियर में होते हैं। सो सरफेस वेव्स आर द स्लोएस्ट एंड लार्जेस्ट, ये धीरे हैं, चलती हैं comparatively P and S waves के। So slowest and largest of the seismic waves, and they cause most of the destruction during the earthquake. The movement of surface waves are complex. Some surface waves move along earth's surface in a manner that moves rock and soil in a backward rolling position. तो जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और वो उसका रीज़न क्या है, जो वेव्स बनते हैं और स्पेशली जो सरफेस वेव्स जो आते हैं, और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। सो दे हैव बीन ऑब्जर्व मूविंग अक्रॉस द लैंड, पूरी लैंड पर स्प्रेड हो जाते हैं, एंड लाइक वेव्स ऑफ वाटर। और कैसे लगते हैं, जब पूरी अर्थ सरफेस पे आ जाते हैं तो जैसे पानी के अंदर वेव्स बनते हैं, ऐसे ही लगता है जैसे अर्थ के सरफेस पे भी वेव्स बन रहे हैं। सो सम सरफेस वेव्स वाइब्रेट साइड टू साइड और स्विंग मोशन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। तो कुछ मतलब इसमें भी मोशन होता है वेव्स में, वो आप हायर क्लास में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सो दिस मोशन कैन बी पर्टिकुलरली डिवास्टिंग टू ह्यूमन बिल्ट स्ट्रक्चर, और इसी मोशन की वजह से जो हमारे घर हैं, फैक्ट्रीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो सब टूट के बिखर जाती हैं, राइट। तो ये वेव्स होते हैं एंड कलेक्टिवली वी कॉल इट सेसमिक वेव। अब बात करते हैं अर्थक्वेक कैसे मेजर करते हैं। सो सेस्मोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली वो साइंटिस्ट जो अर्थक्वेक की या इससे रिलेटेड स्टडी करते हैं। सो दीज आर द साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक्स एंड सेसमिक वेव्स, क्योंकि सारा जो काम है वो वेव्स के ऊपर डिपेंड है। फोकस तो पॉइंट हो गया जो कि अर्थ के नीचे है, जहाँ से क्या फॉल्ट जनरेट हुआ, उसके बाद वो से अगर सरफेस में हम देखेंगे तो वो बन गया एपी सेंटर। अब फोकस से जो निकलने स्टार्ट हुए हैं, वाइब्रेशन या वेव्स कह सकते हो आप उसको, वो हमने वेव्स देखी, उनको हम सेसमिक वेव्स कहते हैं। इसमें जो अर्थ के अंदर है वो पी एंड एस वेव्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद वो सरफेस तक आ जाती है, जिसको हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। अब मेजर करते हैं सेस्मोलॉजिस्ट जो है, जो कि साइंटिस्ट हैं, वो सेसमिक वेव्स पर वर्क करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, क्योंकि अर्थ के नीचे क्या हो रहा है वो तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अब जो वेव्स बाहर जनरेट हो रहे हैं उसको स्टडी किया जाता है। सो द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन यूज टू ऑब्टेन अ रिकॉर्ड सेसमिक वेव्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज कॉल्ड सेस्मोग्राफ। इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सेस्मोग्राफ, जो कि रिकॉर्ड करता है वेव्स को। जब अर्थ में शेकिंग होती है तो क्या होता है कि ग्राफ सॉर्ट ऑफ बनता जाता है, क्योंकि अर्थ शेक हो रहा है और वो ग्राफ बन रहा है। उस ग्राफ को स्टडी किया जाता है और इसको सेस्मोग्राफ
बोला जाता है। So one type of seismograph has drum holding a roll of paper on a fixed frame. ये एक फ्रेम है, इस फ्रेम में एक ये बाहर वाला फ्रेम है, इसके अंदर एक ड्रम यानी एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ है और उसके ऊपर पेपर है, राइट। So a pendulum with an attached pen is suspended from the frame. ये एक पेंडुलम है, इसके ऊपर ये पेन अटैच्ड है, तो जब ये जैसे जैसे मूव करेगा वो आगे से पेन क्या करेगा, मार्किंग करता जाएगा, दैट्स इट। और फिर ये एक ग्राफ टाइप, जैसे हम ECG कराते हैं तो एक रिपोर्ट निकल कर आती है, इसी तरीके का कुछ रिपोर्ट जनरेट होती है और फिर सेस्मोलॉजिस्ट इस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं। So when a seismic waves are received at the station, the drum vibrates. जो ये ड्रम है जिसके ऊपर पेपर है, ये वाइब्रेट करता है ना, हिलता है, वाइब्रेशन इसमें होते हैं और पेन से जो मार्किंग है वो होती रहती है। So when seismic waves are received at station, a drum vibrates, but the pendulum remains at rest. जो ये पेंडुलम है इसको ऐसा बनाया जाता है कि ये मूव नहीं करता, क्योंकि अगर ये भी मूव करेगा और ड्रम भी मूव करेगा तो जो मार्किंग्स आएंगे या कुछ बना नहीं बना वो करेक्ट नहीं होगा। तो पेंडुलम जो होता है इसको यानी पेन को एक रेस्टिंग कंडीशन में इस तरीके से बनाया गया है कि ये रेस्टिंग पोजीशन में रहे और वेव क्या करे, जो मतलब जो मूवमेंट हो वो किस में हो, वो ड्रम में हो। तो पेपर जो ड्रम के ऊपर है उसके ऊपर मार्किंग्स आते हैं। सो वन टाइप ऑफ सेस्मोग्राफ दिस वी हैव डन। So when seismic waves are, this also we have done. Now seismographs differ according to the whether they are intended to measure horizontal or vertical seismic motions. दो तरीके के सेस्मोग्राफ बनाए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है, जो कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेव्स को क्या करता है, मार्क करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट है, अर्थ के अंदर मूवमेंट अगर हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं, क्योंकि वेव्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ सकते हैं, तो अगर हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सेस्मोग्राफ होता है, और अगर वर्टिकल आ रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ तो ये वर्टिकल को काउंट करता है, राइट। The pen on the pendulum traces a record of the vibration on the paper. So जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं उसको पेपर पर रिकॉर्ड करता है। The height of the lines traced on the paper is a measure of energy released by earthquake, also known as magnitude. So speed की जो हम बात कर रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी का आ रहा है, so this is called magnitude, और वो मार्किंग्स पेपर पर आती है। Now Richter scale. So Richter scale क्या होता है? Richter scale is the magnitude is based on the measurements of amplitude. So हमने amplitude के बारे में पढ़ा था, जो वेव हो रही होती है, क्योंकि ये भी तो वेव्स आ रही है ना, तो हमने उसमें पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, तो वेव्स ऐसे जनरेट हो रही थी। तो एम्पलीट्यूड क्या था, जैसे ये सेंटर पॉइंट है तो ये जो है ये एम्पलीट्यूड है, यानी कि जो बॉब है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना इधर और कितना इधर जा रहा था, तो ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, राइट। तो एम्पलीट्यूड जो बेसिकली है उसमें था कि ये रिक्टर स्केल इसको मेजर करने के लिए बनाया गया है, तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड पे वर्क करता है, और हाइट्स of seismic waves as recorded on the seismograph. तो seismograph पर भी तो ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो, तो इसका भी एम्पलीट्यूड पे को स्टडी किया जाता है। सो रिक्टर मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब हाउ मच एनर्जी एन अर्थक्वेक रिलीजेस, क्योंकि जितना बड़ा वेव आ रहा है यानी उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, जो वेव्स अगर ज़्यादा बड़ा है। सो फॉर ईच इंक्रीज ऑफ 1.0 ऑन द रिक्टर स्केल द एम्पलीट्यूड ऑफ हाईएस्ट रिकॉर्डेड सेस्मिक वेव इंक्रीजेस बाय, और रिक्टर स्केल पे 1 to 10 तक की मार्किंग होती है। तो इसमें जब पूछा जाता है कि किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, सो न्यूज़ चैनल में मे बी यू हैव हर्ड अबाउट दैट कि 7 रेक्टर स्केल पे 7 इसकी जो रीडिंग है वो 7 आई है, या 5 इंटेंसिटी का है। तो इस तरीके की न्यूज़ आपने देखी होगी, जो बाद में जब अर्थक्वेक आ जाता है फिर सेस्मोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं एंड दे टेल कि किस फ्रीक्वेंसी का अर्थक्वेक
था ये। जो रिक्टर स्केल पे 0 to 10 तक मार्किंग होती है। हाउएवर अबाउट 32 टाइम्स मोर एनर्जी इज रिलीज। तो अब क्या होता है, इसका क्रक्स ये है कि हम 0 to, अब जैसे इनिशियल 0 to 3, 4 तक का है, 5 तक का भी जो आता है अर्थक्वेक वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है, लेकिन 7 और 7 से अबव जो आते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। 9 और 10 के तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डैमेज प्रॉपर्टी एंड लाइफ को होता है। अर्थक्वेक सेफ्टी, हमें क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? यू हैव जस्ट रेड अबाउट द डिस्ट्रक्शन and earthquake causes. So fortunately there are ways to reduce the damage and loss of life associated with the earthquake, क्योंकि जिस समय earthquake आ रहा है उस समय हम खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें उस टाइम पे। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं उस टाइम? सो लर्निंग द earthquake history of an area is one of the first thing to do. Protect yourself. If the area you are in has had earthquake before, chances are it will again and you can prepare for it. अगर एक बार earthquake आता है तो उसके चांसेस हैं कि आगे भी आ सकता है, राइट? तो उसके लिए हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम थोड़े ना हम पढ़ेंगे कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये तो विदिन सेकेंड्स होता है। तो आपको पता करना चाहिए कि आपको क्या क्या एक्शंस लेने हैं। सो टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। किसी हार्ड टेबल के नीचे जाके छुप जाएं ताकि अगर ऊपर से कुछ गिरता है तो आपको डैमेज ना हो, वो आपको ना लगे। अगर आपको लगेगा तो आपको डैमेज ज़्यादा होगा, आपको चोट लग सकती है, कुछ और इंजरीज हो सकती हैं। सो किसी हार्ड चीज़ की नीचे जाकर शेल्टर ले ले, सो दैट अगर कुछ गिरता भी है ऊपर से नीचे कोई सामान, सपोज आपके वॉल पर कुछ हैंगिंग्स हैं या फैन गिर जाता है, लाइट्स गिर जाती है या ऊपर से कुछ पार्ट ब्रिक्स गिर जाते हैं, कुछ भी गिर सकता है, तो आप प्रोटेक्टेड रहे, आपको ज़्यादा डैमेज ना हो। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स एंड मे फॉल ऑन यू। तो हमारे घर में जो जहाँ हैवी चीज़ें हैं जो हमें दिख रही हैं कि हाँ ये हैवी चीज़ें हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो गिरेंगी तो ज़्यादा चोट लगेगी। इफ़ यू आर इन बेड सो डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो। सो मेन हेड को सेव करना है, हेड को सेव, क्योंकि हेड इंजरी बहुत डेंजरस होती है। तो हमें क्या करना है, अगर हम बेड पर हैं तो पिलोज से अपने हेड को कवर कर लेना है, सो दैट हमारा हेड जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। इफ़ यू आर आउटडोर्स, तो सबसे पहले सेफ प्लेस, ओपन एरिया में चले जाएं जहाँ आसपास पेड़ ना हो बहुत बड़े बड़े, और आपको ये ना लगे कि बिल्डिंग्स हैं जो अगर किसी वजह से कोलैप्स हुई तो आपके ऊपर आ सकती है। सो फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम द बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि पोल्स भी तो गिर जाते हैं। एंड ड्रॉप ऑन द ग्राउंड। सो इफ़ यू आर इन अ कार और बस, डू नॉट कम आउट, आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट, डू नॉट कम आउट टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। सो ये ट्रेमर्स होते हैं इन जो अर्थक्वेक आते हैं, बेसिकली इनको नॉर्मल लैंग्वेज में ट्रेमर्स बोला जाता है। तो जब तक ट्रेमर्स स्टॉप नहीं होते हैं तब तक आप कार में रहो, धीरे धीरे मूव करते रहो और एक अच्छी स्पॉट ढूंढ लो जहाँ पर आप रुक सकते हो। आसपास जब वो ना हो कि बिल्डिंग गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है, पेड़ आ सकते हैं, पोल्स आ सकते हैं, तो एक अच्छा स्पॉट देख के वहाँ रुक जाओ। नेक्स्ट इज योर होम सेस्मिक सेफ? व्हाट डू यू डू टू मेक योर होम अर्थक्वेक सेफ? हम घर में भी क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल क्लैमिटी कभी भी आ सकता है, एक नेचुरल फिनोमेना है, ये किसी के हाथ में नहीं है, राइट? सो एज शोन इन द फिगर, इट इज़ अ गुड आइडिया टू मूव ऑल हैवी ऑब्जेक्ट्स टू द लोअर शेल्फ सो दैट दे कांट फॉल ऑन यू। तो क्या होता है कि हमें जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नीचे रखना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट्स होंगे तो जब वो गिरेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा डैमेज क्रिएट करेंगे, राइट? तो उनको नीचे की साइड रखना चाहिए। मेक श्योर योर गैस, हॉट वाटर हीटर एंड अप्लायंसेस आर वेल सिक्योर्ड। वो अगर हैंग हैं तो अच्छे से बहुत टाइटली हैंग होने चाहिए कि ताकि वो जो ट्रेमर्स अगर इस तरीके के आते हैं तो वो उनको टॉलरेट कर पाएँ, वो गिर ना जाए, राइट? प्रॉपरली फिक्स होने चाहिए। अ न्यू मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट fire is to place sensors on your gas line that would shut off the gas when the vibrations of the earthquakes are felt. तो
अर्थ गैस भी लीक हो सकती है, पाइप कोई भी डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, मतलब कुछ भी डैमेज हो सकता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है उस टाइम, राइट। तो हमें एक नए तरीके के गैजेट्स आ रहे हैं, तो वो सेंसर्स होते हैं। तो क्या होते हैं सेंसर्स, तो वो गैस लाइन के साथ लगा देते हैं ताकि गैस सप्लाई बंद हो जाए। सो प्लेसिंग हैवी और ब्रेकेबल objects on lower shelves means they won't fall too far during an earthquake। जो हल्की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको नीचे की साइड रखोगे तो वो जब वो गिरेंगी तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगी और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगी। वो गिर गई तो वो वहीं टूट जाएगी या वहीं नीचे ही गिर जाएगी, ना तो उस ऑब्जेक्ट को कोई हार्म होगा और ना ही आपको होगा, क्योंकि अगर सपोज वो आपके ऊपर गिर गई तो क्या होगा। In the event of an earthquake, keep away from all windows and avoid anything that might fall on you। उन चीज़ों को देखो ध्यान से, ऑल्दो हम बहुत ज़्यादा ये विदिन सेकेंड्स होता है, बट फिर भी हमें इंस्टेड ऑफ कि डरने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो अपने आप को सेफ करना चाहिए और उन चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए जो गिर सकती हैं, राइट। सो वॉच योर फॉलन पावर लाइन्स एंड पॉसिबल फायर हैजर्ड्स। सो कोलैप्स्ड बिल्डिंग एंड पाइल्स ऑफ रबल कैन कंटेन मेनी शार्प एजेस, सो कीप क्लियर ऑफ दीज एरियाज, राइट। सो हमें कुछ कुछ चीज़ें अपने घर में भी करनी चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ कर सकें। Now we have seismic safe structure. If a building is considered as seismic safe, it will be stand up against the vibrations। यानी कि जब बिल्डिंग बनाई जा रही है तो उसको जब बिल्डर्स बनाते हैं या हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर हमें सेismic सेफ बिल्डिंग अगर हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि जो ट्रेमर्स आते हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, उसको वो बिल्डिंग टॉलरेट कर सकती है और वो कोलैप्स नहीं होगी। सो वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय मोर अर्थक्वेक्स, सो रेजिडेंट्स इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग द वे स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड। सो बहुत सारे एरियाज सेस्मोलॉजिस्ट ने बताए हैं जो कि अर्थक्वेक प्रोन है, यानी वहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं, आ सकते हैं, तो वहाँ पर जो घर की कंस्ट्रक्शंस हैं वो सेस्मिक सेफ ही होनी चाहिए। सो वी हैव सम न्यू वर्ड्स। लाइटनिंग, लाइटनिंग क्या है? द अकरेंस ऑफ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड हाई वोल्टेज बिटवीन अ क्लाउड एंड द ग्राउंड। तो लाइटनिंग कहाँ होती है? क्लाउड और ग्राउंड के बीच में होती है और ये हाई वोल्टेज रेट का करंट होता है और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। नाउ अर्थक्वेक, अ शॉक और सीरीज ऑफ शॉकिंग मूवमेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑफ एन एरिया। तो अर्थ क्रस्ट जब मूव करती है उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, दिस इज कॉल्ड अर्थक्वेक। सेस्मिक वेव्स क्या होती है? द वेव्स जनरेटेड इन द अर्थ क्रस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ earthquake. Next is seismograph. So this is an instrument used to measure the magnitude of the earthquake on the Richter scale. Next is epicenter. Epicenter हम किसको कहते हैं? जो नीचे फोकस होता है अर्थ के अंदर, उसके बिल्कुल ऊपर वाला जो पार्ट जो अर्थ क्रस्ट पे होता है, this is called epicenter. So a point on the earth surface just above the point of origin of earthquake. Now we have some points as a summary. Some objects can be charged by rubbing with each other. Induction method है the process of transfer of charges from charged object to the earth. This is called earthing. इसके अलावा lightning conductors can protect buildings from effects of lightning. So जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती हैं तो उस पर कंडक्टर्स लगा दिए जाते हैं, तो वो कंडक्टर्स को डायरेक्ट बड़ी जो बिल्कुल टॉप ऑफ द बिल्डिंग होता है वहाँ पर कंडक्टर्स लगाए जाते हैं ऊंचा उठाकर, सो दैट अगर लाइटनिंग का इशू हो तो वो लाइटनिंग कहाँ सबसे पहले कंडक्टर्स पर गिरे और फिर वो उसकी जो वायरिंग है उसको नीचे अर्थ में दबा दिया जाता है, यानी बिल्कुल टॉप से जो उसकी वायरिंग होती है वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड में अर्थ में डिग कर दी जाती है, सो दैट जब थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, जो लाइटनिंग होती है वो उसके थ्रू, उन कंडक्टर्स के थ्रू वो कहाँ ग्राउंड में चली जाए और बिल्डिंग को डैमेज ना हो। सो यही है कि लाइटनिंग कंडक्टर्स कैन प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ लाइटनिंग। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल विद seismograph.
Next is the major causes of the earthquake includes plate, tectonics and volcanic eruption along with folding and faulting. तो volcanoes की जो प्रॉब्लम होती है, volcanic eruptions होते हैं, this is also related with, क्योंकि वो भी इंटरनली होता है, वो भी नीचे अर्थ में नीचे ही इस तरह से फॉल्स बनते हैं, क्रैक्स बनते जाते हैं. तो ये बेसिकली जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो वॉल्केनिक इरप्शंस भी मोस्टली होता है. तो टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है. Whenever an earthquake occurs, one must face it with courage and try to help each other. तो हमें नेचुरल फिनोमेना में हमें इन केसेस में पहले तो खुद को प्रिपेयर करना है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है इन सिनेरियोज से अपने आप को सेव करने के लिए, और फिर हमें अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है, और फिर हमें बाकी लोगों के लिए भी उनको भी हेल्प करनी चाहिए. सो लेट्स डू द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट वन इज चूज and tick the correct option, the branch of science dealing with study of earthquake. So this is seismology. The scale used to measure the magnitude of earth, so this is called Richter scale. A place where an earthquake originates, so this point is called as focus. और यही point earth के surface पर आएगा तो इसको epicenter बोल. So children, next is fill in the blank. First fill up is the electrons are negatively charged particles. The proton carry positive charges. A charged balloon repels another charged balloon. क्योंकि same charges होते हैं balloon में, और जो same charges यानी like charges होते हैं वो repel करते हैं. Lightning is an electrical discharge. Next is the core is the innermost part of the earth, which is divided into two parts, inner core and outer core. After that, last one, an electroscope is an instrument used to test charges. So एक electroscope होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये body charged है या नहीं, और अगर है तो किस तरीके की charges present है. Now we have true and false statements. So first statement is we should avoid taking a shower during lightning. This is true. We should go to the roof of top building during a thunderstorm. So this is false. Next is seismogram is a graphical record of the intensity of seismic waves. Correct. And the last one, an electric charge cannot occur between a charged cloud and the earth. False. ये होता है. So children, we have reached the end of this chapter. Hope I have cleared myself to you. I made you understand, you have understood these two natural phenomena. We will meet in the next class. Till then, stay tuned for the next videos. Bye. Have a nice day.